जी हो गया। तो जो पहला पार्ट है वो तो जर्नल है। उसके बाद जो और इसमें एविडेंसेस है कि फर्ज किया कि आप ने ये नाइट्रोजन के ऊपर कर रहे हैं, तो आपने इसमें लिटरेचर जो है वो पढ़ के वो साइट करना है। हमेशा जो एविडेंस है वो लिटरेचर, अगर आपने यहाँ में लिखा है कि ये जीडीपी का 3% है, तो फिर भी आपने यहाँ पे बताना है कि आपने कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली है। अगर आप नाइट्रोजन के हवाले से दे रहे हैं तो फिर भी आपने इसके ऊपर मेंशन करना है, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है आपने बताना है कि ये कहाँ से ली है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर जो है आपकी कोई बात जो है वो मानेगा नहीं। उसके बाद आप रिलेटिवली उसको, ये जर्नल है और रिलेटिवली आप स्पेसिफाई उसको करते आ रहे हैं, क्या फिर उसके सोर्सेज के ऊपर आगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो रिसर्च आइडिया है या जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो सोल्यूशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो उन सारी चीजों की बेसिकली आपने यहाँ पे उनको हाईलाइट करना है, उन उसकी एविडेंसेस देनी। जनरली हम जो वीट है या कोई भी क्रॉप है उसका नाम हम इटैलिसाइज करते हैं, उसका जो टेक्निकल नेम है उसको हम इटैलिसाइज करते हैं। और ये एक दफा ही होता है, ये नहीं कि आप नेक्स्ट में बार बार इसको लिखते रहें इटैलिसाइज, ये पहले आपने लिख दिया बस काफी है, आगे आपने सिर्फ वीट ही लिखना है। इस तरह जो आप फर्ज किया कि नाइट्रोजन को अगर आपने पहले यहाँ पे एब्रीवेट कर लिया है, तो फिर जितने भी जगह पे आपने लिखना है इसको नाइट्रोजन लिखना है, एक्सेप्ट के जहाँ पे फिक्रा स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसको आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये एन फर्टिलाइजर, ये सही नहीं है, यहाँ पे पूरा नाइट्रोजन लिखना चाहिए। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी आता है तो फिर आपने वहां पे नाइट्रोजन नहीं लिखना, वहां पे एन लिखना है पूरे इस पार्ट के अंदर। क्योंकि आपने एब्रीवेट कर दिया, इसका मतलब ही ये है कि अब आप आइंदा इसको ऐसे ही लिखेंगे। आपने नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कर दी, आप नेक्स्ट आपने नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी NUE ही लिखना है, अनलेस के वो फिक्रे के स्टार्ट में ना आ जाए। अगर आप वहां पे जाके फिर एब्रीवेट कर देते हैं आगे जाके, तो वो सही नहीं है ना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस तरह करते हैं। अब इसमें एक और भी गलती है, इसमें कुछ गलतियां मैंने जानबूझ के उनको आउट नहीं किया, कि ये आप देखें कि -1 लिखा हुआ है, तो जनरली -1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ माइनस काफी होता है। कि जिस तरह आपने नाइट्रेट ये माइनस लिख दिया है ना, ये सफिशिएंट है, ये -1 साथ लिखने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह ये प्लस है 1 इसके साथ नहीं लिखना, सिर्फ एक प्लस। लेकिन अगर 2 हो, किसी भी उसकी वैलेंसी 2 हो, तो फिर आपने वो लिखना है साथ। इसके अलावा जो आपने लिटरेचर उसमें साइट करना है वो डिफरेंट वेज में हो सकता है। पहले यह है कि आपने एक पूरा सेंटेंस इंफॉर्मेशन कहीं से ली थी किसी आर्टिकल से, आपने पूरी लिख के आगे ब्रैकेट में आपने उसका रेफरेंस दिया, और फुल स्टॉप उसके बाद आना है कि आपने लगारी हटा, ये हम देखेंगे लास्ट में कि हमने किस तरह करना है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्स्ट के अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको इस तरह लिख। फिर आप देखें कि हमने इसको स्पेसिफाई करते रहे, फिर रूट आर्किटेक्चर सिस्टम का हमने इसमें मेंशन किया, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास वो सोर्सेज हैं, फिर रूट आर्किटेक्चर सिस्टम है। साइज ऑफ रूट्स एंड अपटेकेबिलिटी पर रूट यूनिट आर द की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव नाइट्रोजन। तो ये जितने भी चीज़ें हैं स्पेसिफिक उस टॉपिक के अंदर आपने वहां पे यहाँ पे हाईलाइट करके, जो लास्ट आपका पार्ट है बेसिकली वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो समटाइम्स आप उसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन लिख के आपको मेंशन करना पड़ जाता है, बाज़ औक़ात आपको हाइपोथेसिस भी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लास्ट पार्ट में आएंगी, और इसके साथ ही आप ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे। और जनरली हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का है उसमें यह है कि आप ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बुलेट्स में लिखें, तो वो ज़्यादा उसको पसंद किया जाता है। उसके बाद है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है, मैं पहले भी कहता हूँ कि ये 6 से 8 पेपर आप पढ़ें अपने टॉपिक के ऊपर, और उनको आप लिखें।
अब उनका लिखने का क्या है, एक तो ये कि आप लिखेंगे गुप्ता एट आल कंडक्टेड पार्ट एक्सपेरिमेंट। अब ये जो पहला पार्ट है ये है कि क्या किया, क्या है उन्होंने, कैसे किया है, मेथोडोलॉजी क्या है, कि कौन लोग हैं वो और उन्होंने क्या किया है। और दूसरे में फिर आप उसके जो रिजल्ट्स हैं और या उनका कंक्लूजन है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। कि ये यहाँ पे पहला पार्ट जो है उसका वो ये है कि वो उन्होंने क्या किया है, फिर आगे जो है वो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने एक पेपर पढ़ा है उसमें से ये आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है, फिर दूसरा पेपर पढ़ा है आपने उसकी भी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ये दो तरह से, तीन तरह से लिख सकते हैं कि आपने अगर फिक्रे के अंदर गुप्ता एट आल लिखा है तो फिर इसको इस अंदाज से लिखना है कि आपने ब्रैकेट डाल के उसमें ईयर लिख देना है और ये पढ़ने में ईयर नहीं आता। और या आप वैसे इंफॉर्मेशन लिख के कह देते हैं कि एंड पे उसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ये कहाँ से आपने लिया। तो ये दोनों तरीके से सही है, लेकिन इसका यही फॉर्मेट जो है वो होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि आपने रिव्यू। अब 6 से 8 जो है वो आप उसमें लिखें और तकरीबन एक के लिए 100 वर्ड्स अगर आप लिख दें तो ये काफ़ी है। लेकिन उसके ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए कि जो पहला पार्ट है आप उसको बताएं, उसका ज़रूर मेंशन करें कि उन्होंने कैसे किया है। क्योंकि ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो डिफरेंट है जो जिस तरह आप वर्ड सॉरी इंट्रोडक्शन या नीड ऑफ द प्रोजेक्ट में देते हैं। तो वहां पे हमें मेथोडोलॉजी जो है वो देने की जरूरत नहीं होती। वहां पे हमने सिर्फ उसका जो फाइनल कंक्लूजन है वही देना होता है। लेकिन यहाँ पे हमने उसकी मेथोडोलॉजी भी थोड़ी सी बतानी है, ये नहीं कि डिटेल ज्यादा बताने लग जाए, और फिर उसके रिजल्ट्स बताने हैं। और साथ में आप कंक्लूजन भी उसका जो है वो लिख सकते हैं जहाँ पे जरूरत हो। जी, उसके बाद मटेरियल एंड मेथड है, या इसको मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। इट शुड कंटेन सफिशिएंट डिटेल कि जो रीडर है वो इसको रेप्लिकेट कर सके। कि आपने इतनी डिटेल लिखनी है कि आप जब किसी को लिख के दें सर मटेरियल मेथड, वो हो तो इसको करना चाहे तो वो कर सके। तो ये मेथोडोलॉजी का प्रिंसिपल जहन में होना चाहिए कि जो भी आप वहां पे लिखें, मतलब उसमें कुछ चीजें होती हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, वो तो आपने फुल डिटेल उसकी देनी है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं आप किसी का मेथड ऑलरेडी पब्लिश्ड मेथड है वो आप यूज कर रहे हैं, तो वो आप उसका ब्रीफ लिख के आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। This provides a description of the exact action plan or strategy to be used to answer the research question. Methodology of the project spells out in specific steps and procedures how the research will be undertaken. Method section will be the longest section. रिसर्च प्रपोजल के अंदर या सिनॉप्सिस के अंदर ये तकरीबन सबसे लंबा पार्ट यही होता है। लिंक ईच ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू द मेथड्स। आपने जो पीछे मेथड्स ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं ये मेथड्स के साथ लिंक होने चाहिए। अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव लिख दिया और उसका कोई मेथोडोलॉजी में उससे रेलेवेंट काम ही नहीं है तो फिर तो वो इसका मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू डू दैट। कि आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है तो पढ़ने वाले ने ये देखना है कि ये कैसे करेगा, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेगा। तो इसलिए उसके साथ लिंक करना जो है ये बहुत जरूरी है। दिस आल्सो आउटलाइन द ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर्स। ये मैंने आपको बताया है शुरू में कि ये लिखने भी जरूरी है क्योंकि पता चले कि क्या ये काम यहाँ पे हो भी सकता है कि नहीं। आप एक नया मेथड उसमें दे रहे हैं, इक्विपमेंट उसमें लिखेंगे कि ये इक्विपमेंट चाहिए। अब वो अगर हमारी यूनिवर्सिटी में है तो हम काम करवाएंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करवाएंगे। The research methods should be detailed enough to let the reader decide whether the methods you intend to use are adequate for the research and at hand. ये भी जरूरी है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं क्या आपके पास उस जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं क्या आपके पास सफिशिएंट मेथोडोलॉजी है उसकी। तो इसलिए वो सारी मेथोडोलॉजी यहाँ पे लिखना जो है वो जरूरी है।
कि जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, क्या उसके हवाले से आपके पास कोई प्लान है? बेसिकली जो मेथड्स आप लिख लेंगे वो सफिशिएंट है? हो सकता है कि आप मेथड ऐसा यूज कर रहे हो जो कि रिडंडेंट हो गया हो, वो खत्म हो गया हो, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, और आपने उसी को लिखा हुआ है, तो फिर तो ज़ाहिर है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपने वही जो प्रिसाइज मेथड्स हैं वो लिखेंगे ताकि वो देख सकेंगे क्या ये काम हो सकता है कि नहीं। It should go beyond the mere listing of research tasks by asserting why you assume that the methods or methodology you have chosen represent the best available approach for your project. तो ये भी पिछले को सपोर्ट करता है कि सिर्फ ये नहीं कि आप उसमें ये लिखें कि ये काम मैंने ऐसे करना है, लेकिन ये भी साथ मेंशन करें कि क्यों इससे करना है। फर्ज किया कि आप कहते हैं जी मैंने पोटेशियम जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से करना है, उसका एनालिसिस आपने फ्लेम फोटोमीटर से नहीं करना, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारी जो क्वांटिटी है, ये बड़ी थोड़ी होगी प्लांट के अंदर, तो हम समझते हैं कि फ्लेम फोटोमीटर शायद उतनी प्रिसाइज रीडिंग ना दे सके जितनी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन दे सके। तो यू कैन मेंशन दैट। तो इस तरह कोई भी मेथड है, आप उसको ये भी उसमें लॉजिक दे सकते हैं कि आप क्यों करना चाहते हैं। अब ये मैंने एक एग्जांपल दी है, उसमें आप इसमें सब हेडिंग बना सकते हैं। आपने क्रॉप हस्बेंड्री का कि किस तरह आपने काम करना है, वो मेथडोलॉजी, उसकी ग्रोइंग, आपने पैरामीटर्स कौन से लेने हैं जनरल, वो आप कर सकते हैं। फिर आप रूट इमेजिंग आपने किस तरह करनी है वो कर सकते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, क्लोरोफिल कंटेंट आपने किस तरह करने हैं, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिविटी कैसे करनी है, फिर जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो कैसे करना है। तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बताना भी जरूरी है, ये लाजमी पार्ट है मेथडोलॉजी का कि आप किस तरह एनालाइज करें। तो जितने भी हैं आप उनकी सब हेडिंग बना के आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। जो पैरामीटर्स हैं, ये बॉटनी वाले जो डिपार्टमेंट के हैं उनमें ज़रा डिमांड है कि जी वो लिस्ट बनी हुई हो बुलेट्स में, तो लंबी सी लिस्ट हो, तो अगर वो है तो आप उसको बना सकते हैं, लेकिन उसका बेस्ट वे ये है कि आप इस तरह लिखें, ये उस तरह बुलेट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ट्रीटमेंट्स भी आप इसी तरह ही लिखेंगे। बाज डिपार्टमेंट जो है वो उसमें हो सकता है कि वो कहें जी वो भी बुलेट्स में हो या टेबल बना के हो, तो वो ट्रांजिट है किसी की अपनी जो है इंडिजिनस है, आप उससे पूछ सकते हैं ना। लेकिन जो जनरली जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप उसको टेक्स्ट के अंदर ही मेंशन करें। यहाँ आप नंबरिंग डाल सकते हैं, फर्ज कि आपकी 4 ट्रीटमेंट है तो अभी आप नंबर डाल देंगे, ये मेरी ट्रीटमेंट है एक, उसके बाद दूसरी ये है, तीसरी ये, इस तरह करके भी आप। उसके बाद है रेफरेंसेस, जो कि लास्ट पार्ट है आपके सिनॉप्सिस का, और ये इसका मकसद ये होता है कि आपने जहां से इंफॉर्मेशन ली है आप उसको क्रेडिट दें। कि आपने एक इंफॉर्मेशन लेके कहीं आर्टिकल से लिख दिया, आप बता ही नहीं रहे ये कहाँ से आई है, तो वो जिसने किया हुआ है वो काम उसको क्रेडिट देना चाहिए ना उसकी। ये एथिक्स के खिलाफ है, और ये अगर इसकी पता चल जाए कि किसी ने वैसे लिखा है वो उस रेफरेंस नहीं दिया, तो ये बेसिकली उसकी डिसअप्रूवल है, समझ लो। अब इसमें डिफरेंट वेज हैं। मास्टर का जो सिनॉप्सिस है उसके लिए मैं कहता हूँ कि 12-14 जो रेफरेंस है वो सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा उसकी की जरूरत नहीं होती। बाद स्टूडेंट जो है वो एक लाइन लंबी कहीं से कॉपी की और पेस्ट कर दी, तो वो सही वे नहीं है। आप 12 पेपर पढ़ें, पेपर पढ़ें आप उससे रेलेवेंट, और वहां से इंफॉर्मेशन लिखें। In this section, you list all the references you made throughout the research proposal, making sure that you comply with the referencing convention or citation style. यानी अब जो रेफरेंस लिखने का स्टाइल है वो भी आपने फॉलो करना है, कि आपसे जो डिमांड कर रहा है, जो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है, आपने वही फॉलो करना है। Observe the following general requirements. Reference list must include all work cited in the text. रेफरेंस जितना भी आपने उसमें लिखा हुआ है, साइटेड है, कहीं से इंफॉर्मेशन ली है, वो रेफरेंस उसका यहाँ पे होना चाहिए एंड पे। देखते हैं ना कि आपने की क्या कि वो गुप्ता एट अल 2002 उसने ये कहा,
अब वो वहां पे आपने साइट किया है, या एंड पे उसका लिस्ट देना है, उसकी डिटेल जितने भी आपने अंदर साइट किए हैं उसकी एंड पे डिटेल देनी जरूरी। ऑल रेफरेंस शुड बी रेलेवेंट एंड अप टू डेट। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी न्यू रेफरेंस है वो आप दें, ये नहीं कि आपने 1980 के निकाल के तो उसमें ऐड कर दी। ऑल रेफरेंस लिस्टेड मस्ट बी साइटेड। अब लिस्ट में जो आप दे रहे हैं एंड पे वो अंदर साइट हुए होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं से वो लिया और लिख दिया लेकिन अंदर बताया नहीं कि कहाँ पे आपने साइट किया हुआ है। तो वो जो है वो भी इसकी जो मिस्टेक है कि अगर आपने लिस्ट में कोई दिया हुआ है और अंदर टेक्स्ट के अंदर साइट ही नहीं हुआ। लिस्ट रेफरेंसेस इन अल्फाबेटिकल आर्डर। ये अल्फाबेटिकल आर्डर्स में आप उसको दे सकते, पहले ए वाले हैं, ये आप कमांड देंगे उसके वर्ड में तो ये अल्फाबेटिकली आ जाए। तो इसमें ये जो साइड पे आ रहा है बुलेट्स, ये इसकी जरूरत नहीं होती। यहाँ पे ये पावर पॉइंट में आ गया था, लेकिन ये इस बुलेट की जरूरत नहीं है जो आपको ये साइड पे नजर आ रहा है। लेकिन ये अल्फाबेटिकल ए वाले हैं, बी वाले, सी वाले, डी वाले, इस तरह जेड तक जो है ये इस तरह अरेंज होने चाहिए। फिर इनका स्टाइल भी है, वो हम आगे इसको देखेंगे। अब किस तरह हमने रेफर, फर्ज किया जर्नल आर्टिकल है और एक आथर है उसने लिखा हुआ है, फर्ज किया कि होस्ट लेमन है, उन्होंने 1986 में वो काम किया था, साइंस में वो पब्लिश हुआ है। तो आपने उसको इस तरह साइड करना है। ये वो स्टाइल है जो यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है कि नाम, ये लास्ट नेम होगा उसका, कामा, फिर उसका फर्स्ट नेम। अगर लास्ट नेम से पहले उसके दो नेम है तो पहले जो पहले नेम का एब्रीवेशन डॉट, फिर स्पेस, फिर दूसरे नेम का एब्रीवेशन और डॉट, और फिर ईयर आ जाएगा। ये सिर्फ दो फुल स्टॉपों के दरमियान, फुल स्टॉप्स के दरमियान ही है। फिर उसका टाइटल आ जाएगा, फिर आपका जर्नल आ जाएगा, जर्नल का नेम। फिर उसका जो है ये फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं है, ये गलती से लगा हुआ है। 233 जो है ये उसका वॉल्यूम है, फिर कॉलन है ये, फिर उसके पेज नंबर है 29 से 30। तो ये अगला लास्ट में जो रेफरेंस है लिस्ट में आपने इस तरह लिखा। अब इसको टेक्स्ट के अंदर किस तरह आपने साइड करना है, लेमन एटा, सॉरी लेमन 1986। टेक्स्ट के अंदर आपने आपने इस आर्टिकल के जो इंफॉर्मेशन लिखी है आपने उसको इस तरह करना है। या आप ये भी लिख सकते हैं लेमन, ये फुल, ये जो ब्रैकेट है ये आप इसके 1986 के इर्द गिर्द लगा लें, ये कॉमा हटा दें, लेमन 1986 कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। तो वो आप उस तरह उसको फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप इस तरह लिख लें या आप उस तरह लिख लें। अब जनरल आर्टिकल उसमें बाज का दो आथर्स होते हैं। अगर दो आथर हैं तो आपने जो पहला आथर है उसका लास्ट नेम, फिर उसके फर्स्ट नेम का एब्रीविएशन, एंड फिर जो सेकंड आथर है उसका ये पहला नेम है, उसका एब्रीविएशन, आगे उसका लास्ट नेम। अगर इस तरह इसके भी तीन नाम हो तो पहले दो एब्रीवेट हो जाएंगे, लास्ट वाला लिखा जाएगा। आगे वैसे ही है, फिर वो टाइटल है, फिर जर्नल का नेम है। अब जर्नल का नेम यहाँ हमने एब्रीवेट नहीं किया था क्योंकि अगर एक ही नाम हो, एक वर्ड का जर्नल हो, जर्नल नेम में एक ही वर्ड हो तो उसको एब्रीवेट नहीं करते, लेकिन अगर ज्यादा हो तो फिर उसको एब्रीवेट करना है। तो पाकिस्तान है, इसका पाकिस्तान का पाक है। अब कई लोग जो हैं ये इसको एब्रीवेट नहीं करते, लेकिन इसका पाक है, पीए के पाक, आगे डॉट लगा, ये इस्तान आपने काट देना। फिर जर्नल के बाद डॉट है, फिर एग्रीकल्चर का एग्री के बाद डॉट है, फिर साइंस का SEI इसका डॉट है, और फिर आगे वॉल्यूम, फिर कॉलन, फिर पेज नंबर। और इसको अगर आप टेक्स्ट के अंदर जब आपने साइड करना है तो ये गफूर एंड सलाम 1993, तो इस तरह आपने इसको कर देना है। या गफूर एंड सलाम ब्रैकेट आगे डाल के आगे लिख दें। जब आपने फिक्रे को इसके साथ अटैच करना है ना कि गफूर एंड सलाम कंडक्टेड, तो फिर आपने इनको ब्रैकेट में नहीं लिखना, सिर्फ ईयर ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ईयर फिर बोला नहीं जाता। गफूर एंड सलाम कॉमा आप हटा देंगे, 1993 को आप ब्रैकेट में लगा लें, आगे कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट।
इन्वेस्टिगेटेड, रिवील्ड, जो भी है, क्योंकि फिर ये फिक्रे का हिस्सा है, सेंटेंस का हिस्सा है। और अगर आपके पास दो से भी ज्यादा हैं आथर्स हैं, और फिर आप उसी तरह करेंगे इसको, और लास्ट वाले पे एंड लिखेंगे। जो लास्ट वाला है वो एंड है, बाकी ये इसी तरह के पहले का जो है वो लास्ट नेम पहले आ जाएगा, बाकियों के ये पहला नाम उसका एब्रीवेट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा उसने पूरा लिख दिया जो लास्ट नेम है, फिर एंड के बाद इसी तरह दूसरा। और ये टेक्स्ट के अंदर आप कैले एटाल जो है, कैले एटाल, कैले और हमनवा, ये 1996 जो है, इस तरह आप उसमें साइड कर देंगे। और इसको भी आप दूसरे तरीके से साइड कर सकते हैं कि कैले एटाल 1996 को ब्रैकेट डाल दें, कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, अगर आपने उस अंदाज में लिखना है। अगर आपने वैसे फिक्रा लिख दिया है इंफॉर्मेशन और एंड में आपने डाल लिखना है, तो फिर आप इस तरह ही। आगे है कि ये तो था एक जर्नल आर्टिकल, फिर बाद का बुक चैप्टर्स भी आपने करने होते हैं। ये बुक चैप्टर, ये आथर का नेम है, ये आथर का नेम है, ये उसी तरह जिस तरह आपने ये लिखा है कि पहला जो नेम है उसका लास्ट नेम आ जाएगा, पहला आथर का लास्ट नेम, और फिर जो सेकंड आथर है उसकी एब्रीविएशन है। ये ईयर है कि उस किस ईयर में बुक पब्लिश हुई, फिर सरफेस उसका टाइटल है, और फिर उसका पब्लिशर है, फिर सिटी है, और फिर कंट्री है, और फिर पेज है कि आपने वो इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से ली है, कौन से पेज से ली है। तो इस तरह ये होगा कि वो जो भी कोई जाएगा ये बुक लेगा, वो बुक में से ये पेज निकालेगा, उसे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ये जो आपने साइट की हो। ये बाकी ये उसी तरह है जिस तरह हमने जर्नल के दो नेम वाला है, ये उसी तरह टेक्स्ट के अंदर उसी तरह साइट। अब जो चैप्टर है ये था बुक का। अगर कोई चैप्टर है तो चैप्टर में जो चैप्टर के आथर हैं बेसिकली ये पहले उनके नेम आएंगे, ये उसी तरह लिख रहे हैं जिस तरह जर्नल के। फिर चैप्टर का टाइटल आ जाएगा, फिर उसके पेज आ जाएंगे कि पेज कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, ये फुल स्टॉप इसी तरह डालने हैं। फिर इन, IN, इसको आपने इटैलिसाइज करना है। फिर जो एडिटर है उस बुक का, R.D, क्योंकि जो ऑथर्ड बुक होगी उसका तो जरूरत नहीं, जो एडिटेड बुक है उसका एक एडिटर भी होगा। तो एडिटर का पहले नेम का जो एब्रीवेशन है, दूसरे का एब्रीवेशन, और जो लास्ट नेम है आपने उसको लिख के ब्रैकेट में ED डॉट लिख के, इसका मतलब है एडिटर के। इन RD मॉनसून, ये ब्रैकेट में ED, आगे बुक का नाम है पोटासियम इन एग्रीकल्चर, फिर आगे वही पब्लिशर है ASA मेडिसिन, फिर ये उसकी स्टेट का नाम है और USA कंट्री का नाम। तो इसमें आपको पेजेस की जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे पेजेस दे दिए, और टेक्स्ट के अंदर उसी तरह साइट होगा। ये जो पहले हैं इसका लास्ट नेम, क्योंकि दो ऑथर हैं इसलिए दोनों का नाम होगा। उसके बाद जो है ये, अगर एक से ज्यादा एडिटर हैं बुक के, अगर एक से ज्यादा एडिटर हैं तो उसी तरह आप यहाँ पे लिखे, इसमें 3 एडिटर हैं, RD मॉनसून, BA कौसर एंड AR रहमान। फिर आपने ब्रैकेट में एडिटर्स EDS लिखना है, डॉट, आगे पोटासियम इन एग्रीकल्चर, ASA मेडिसिन, ये हुई उसी। तो ये इस तरह आपने रेफरेंसेस जो साइड करने, और ये इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। अगर आप ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते तो आप गलत कर रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए जी को फुल स्टॉप ही है ਇਹਦਾ ਕੀ है जी, ये कॉमा ही है जी, इसको इससे क्या होता है जी। तो ये अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारे का इस फॉर्मेट में होना, इसकी जो कॉमास हैं, इसके फुल स्टॉप्स हैं, वो बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए। ये डैश है, यहाँ स्पेस नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। ये अंदर एटाल लिखना है तो ये डॉट और कामा आगे आना चाहिए। अगर नहीं आप डालते तो आप गलत कर रहे हैं। तो इस तरह करके हम इसको कर सकते हैं। और फिर जो आप फाइनल करके आप क्यूसी के लिए जब भेजते हैं तो आपने पहला पेज जो है उसके ऊपर ये लाजमी लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट,
ये एक्स्ट्रा है, सिर्फ कोई किसी, बाकी जो आपका सिनेप्सिस है वो पूरा इसके साथ नीचे लगा हुआ होगा। लेकिन आ, ये जो है ये पेज एक क्यूसी के लिए जरूरी है, और क्योंकि आपकी सुपरवाइजरी कमेटी के नाम और उसकी जो कमेटी मेंबर उनके ईमेल एड्रेस, सॉरी। और ये जो फाइल आपने भेजनी होती है क्यूसी, ये इस तरह होती है, सिनेप्सिस की एस, आगे जो ईयर है एजी, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर एमएससी ऑनर्स सॉइल साइंस। अगर आप इस तरह नहीं फाइल भेजते तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। और जब थीसिस के लिए आप लिखेंगे तो एस की जगह टी लगा देंगे, बाकी सारा वही है। जो बॉटनी के हैं वो ऑफ कोर्स एमफिल बॉटनी लिखेंगे, जो एनवायरनमेंट के हैं जो वो एमएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस। तो ये था आपका सिनॉप्सिस राइटिंग। तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग फिलहाल बंद कर